Hi guys, myself Patel Jay from Dolphin Academy. Let's start chapter number 2. That is nothing but the solution. We already completed part 1. Let's go on to the part 2. Okay, what you learnt? We have learnt about the solution and you can see different type of solvents and solutes. Now let's start with next topic, that is nothing but the solubility. Solubility. Okay, so for understanding the solubility, let's take one very simple example how the solubility you can define. Let's take tea leaf plus milk. ओके, क्या लिया है हमने? टी लीफ एंड मिल्क लिया है. हमको पता है कि टी लीफ सॉल्यूट होंगे और मिल्क क्या होगा? सॉल्वेंट होगा. द रीज़न इज़ वेरी क्लियर. सॉल्यूट होगा क्योंकि उसका जो प्रपोर्शन होगा टी लीफ का वो कम होगा और मिल्क का जो प्रपोर्शन होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्वेंट का प्रपोर्शन हमको ज़्यादा मिलेगा. ठीक है, सो फॉर दिस एग्जांपल जब टी प्रिपेयर होगी तब सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा. अब एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. इसमें क्या किया हमने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो ऑटोमेटिकली टी बन जाती है? नहीं, हमको क्या करना पड़ता है? ये दोनों कॉम्बिनेशन को क्या करना पड़ता है? नीचे से क्या देनी पड़ती है? हीट देनी पड़ती है. जब हीट दोगे तभी वो टी में कन्वर्ट कर पाएगी, वरना ये दोनों प्रॉपरली मिक्स नहीं होते. ठीक है, तो हमने क्या दिया? हीट. हीट यानी क्या दिया? टेम्परेचर. एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं. कौन सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं? लेट्स टेक NaCl यानी क्या? नमक. ठीक है, NaCl दैट इज नथिंग बट दी सॉल्ट. सॉल्ट को किसके साथ मिक्स करते हैं? वाटर के साथ. तो क्या हो जाएगा? वाटर मिल जाएगा अपन को, नमक वाला. ठीक है, अब यहाँ पे हमको टेम्परेचर देने की ज़रूरत है. यहाँ पे NaCl क्या है? NaCl है सॉल्यूट और H2O क्या है? H2O है सॉल्वेंट. सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है. तो ये NaCl प्लस वाटर जो मिला हमको, उसमें सॉल्यूट कम था और सॉल्वेंट ज़्यादा. लेकिन यहाँ पे हमको एक्सटर्नल कोई हीट देने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली मिक्सअप हो जाता है. ठीक है, सो ये जो हमको मिक्स होके मिलता है दैट इज़ नथिंग बट दी सॉल्यूशन. तो ये दोनों का जो मिक्स होना है, टी लीफ और मिल्क का जो एक दूसरे में मिक्स होना है, NaCl और H2O का एक दूसरे में जो मिक्स होना है, उसको बोले जाता है सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं? सो विच आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी. कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे? तो पहला आएगा, कौन सा आएगा? पहला कौन सा आएगा? टेम्परेचर. जब तक हमने हीट नहीं दी तब तक वो मिक्स होके टी नहीं बन पाता है. तो पहला जो आएगा वो क्या आएगा? टेम्परेचर. दूसरा क्या आएगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट. अब हमने पहले एग्जांपल में देखा कि टी लीफ और मिल्क दोनों डिफरेंट टाइप के सॉल्यूट और सॉल्वेंट थे, तो हमको उसको हीट देनी पड़ी. अब यहाँ पे हीट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या है? डिफरेंट है. ठीक है, तो नेचर जो होगा वो भी एक डिपेंड करेगा कि कौन कौन से नेचर वाला आप यूज़ कर रहे हो. और तीसरा आएगा, कौन सा आएगा? प्रेशर आएगा. ठीक है, सो दीज आर द 3 फैक्टर्स विच आर रियली इफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी. ये जो 3 फैक्टर्स है वो सॉल्युबिलिटी को बहुत इफेक्ट करते हैं. नाउ ये जो फैक्टर्स है उसके रिलेटेड अपन जाएंगे. तो पहले हम क्या देखेंगे कि कैसा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट का नेचर कैसा है, उसके रिलेटेड सॉल्युबिलिटी का देखता है. ठीक है, so let's start it. So next topic is nothing but the solubility of solid in liquid. तो solubility of solid in liquid के रिलेटेड हमने मेन जो 3 टॉपिक हमने देखे. कौन कौन से 3 टॉपिक थे जो हमने वेरीफाई किए?
कि एक तो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो टेम्परेचर है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड प्रेशर है। तो हम पहले से जो है टॉपिक वो स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? लेट्स स्टार्ट विथ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट फैक्टर हमने वो उसके रिलेटेड अब देखेंगे। अब हमको पता है, क्या पता है कि क्या होता है कभी कभी कि भाई मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो जब भी रूम टेम्परेचर होता है तो उसके रूम टेम्परेचर में जो होना है वो हो जाता है। और कभी कभी हमको क्या करना पड़ता है कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे के भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करना पड़ता है। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ओके, एंड वॉट इज अदर थिंग इज पॉसिबल इज नथिंग बट दी वॉट दैट when we are adding नेपथेलिन आपको पता है कौन से, जो व्हाइट बॉल आते हैं ना, व्हाइट बॉल जो आते हैं ना उसको बोला जाता है नेपथेलिन। आपके घर में होते हैं देखना। सो ये नेपथेलिन है या एंथ्रेसिन है। So these are what? These are all organic compounds. These are all organic compounds. ठीक है, अगर ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है सो दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ये सबको आप ऐड करोगे वाटर में तो वो ऐड होंगे नहीं। ठीक है, और अगर इसके रिलेटेड आप बात करोगे तो दूसरा आपको पता है, क्या पता है कि यही चीज अगर NaCl या शुगर को हम वाटर में डालते तो वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, हमको इसको मिक्स करना है यानी इसको सॉल्युबल करना है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आप डालोगे। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अगर आप ये डालोगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन कौन से हुए? बेंजीन है, फिनॉल है, ये सब में अगर आप डालोगे तो ये सारा क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। लेकिन ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको ये पता चलता है कि पोलर सॉल्यूट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्यूट जो होते हैं आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन वो किसके होंगे? नॉन पोलर सॉल्यूट किसमें मिक्स होंगे? वो मिक्स होंगे ईथर, या आप ले सकते हो बेंजीन, फिर ले सकते हो फिनॉल, ये सब में होंगे मिक्स। So polar solute is soluble in water and non-polars are soluble in ether and these things. ठीक है, so this is very easy. Now next thing is that हमको एक आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन दिया हुआ है, likes dissolves like, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो जिसमें मिक्स होगा वही उसके साथ मिक्स होगा। What they will say? Like dissolves like। तो आप ये एक सेंटेंस का मतलब समझ लेना, like dissolves like, इसका मतलब ये है कि पोलर के अंदर मिक्स होगा और नॉन पोलर है वो किसमें मिक्स होगा? नॉन पोलर चीज में मिक्स होगा। यानी पोलर मिक्स होके बनाएंगे वो सॉल्यूशन होगा जनरेट, और नॉन पोलर जो बनाएंगे उससे सॉल्यूशन जनरेट होगा। ठीक है, सो दैट यू कैन टेक ए वेरी इजी एग्जाम्पल। फिर अगर हम बात करें, जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? वेरी सिंपल एग्जाम्पल वी विल टेक। क्या लेते हैं हम? दिस इज नथिंग बट दी वाटर, उसमें थोड़े थोड़े से सुगर लिए हुए हैं अपन ने। क्या लिए हुए? थोड़े थोड़े से सुगर लिए हुए। अब
यहाँ पे पता है आपको, क्या पता है? वाटर इज वॉट? वाटर इज वॉट? सॉल्वेंट. एंड सुगर इज वॉट? सुगर इज वॉट? सॉल्यूट. वाटर सॉल्वेंट है और सुगर क्या है? सॉल्यूट है. सो इससे हमको ये पता चलता है कि जब सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट जब मिक्स होते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्यूशन मिलता है. सॉल्वेंट एंड जब सॉल्यूट मिक्स होते हैं तो हमको सॉल्यूशन मिलता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, व्हाट यू टू टेक केयर अबाउट दिस इज दैट कि यहाँ पे जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों मिक्स होने की ट्राई होंगी, यानी जब यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स मिक्स होंगे, जब when solute, that is nothing but the what? Sugar, and solvent, that is nothing but the what? Water, जब मिक्स होंगे एक दूसरे के साथ और जो सॉल्यूशन बनाएंगे, जो सॉल्यूशन जनरेट करेंगे, ये सारी जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन. क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सुगर और वाटर जब एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे और जो सॉल्यूशन बनाएंगे, वो प्रोसेस को बोला जाता है डिसोल्यूशन. क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन. एंड कभी कभी क्या होगा कि पानी के साथ जो शुगर है वो तो मिक्स होगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ग्लास के अंदर शुगर के पार्टिकल्स भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएंगे. जब शुगर के पार्टिकल्स एक दूसरे के, जैसे ये है, जब हम शुगर मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो नीचे शुगर होती है, उसके पार्टिकल्स भी एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे. सो व्हेन सॉल्यूट, दैट इज नथिंग बट द शुगर, प्लस सॉल्यूट, that is nothing but the also sugar. When sugar and sugar particles combine to each other, that process is, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स हो यानी कोलाइड होंगे तो वो क्या होंगे? एक दूसरे से दूर जाएंगे. सो दे वेंट अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दिस होल प्रोसेस, ये होल प्रोसेस है, उसको बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. क्या बोला जाएगा? क्रिस्टलाइजेशन. यानी दो प्रोसेस यहाँ पे आई कि जब सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होंगे तो बनेगा सॉल्यूशन, उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन. और जब पार्टिकल, सॉल्यूट और सॉल्यूट पार्टिकल यानी शुगर के पार्टिकल एक दूसरे से मिलके जब एक दूसरे से दूर होंगे, वो प्रोसेस को बोला जाता है क्रिस्टलाइजेशन. अब यहाँ पे हमने जो देखा, अब समझना, मैं यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर फॉरवर्ड में चले गए तो बनेगा सॉल्यूशन, और रिवर्स में चले गए तो अगेन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होगा. सो जब फॉरवर्ड पोजीशन में जाते हैं तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे डिसोल्यूशन, और जब रिवर्स में जाएगा तो हम उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, तो ये भी आप एक मेंशन करके रखना. ठीक है. सो दिस इज नथिंग बट दी हाउ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर. हमने ये पूरा टॉपिक कौन सा किया? नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, यानी नेचर कैसे डिपेंड करता है. अब दूसरा हमारा जो फिनोमिना है, वो दूसरा फिनोमिना कौन सा है? याद करो. पहला वाला कौन सा था? चलो अपन देख लेते कौन सा था. पहला वाला टेम्परेचर था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट एंड प्रेशर, ये खत्म किया. अब दूसरा हम स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर पर. चलो लेट्स डू द टेम्परेचर. चलो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड रहेगा? तो टेम्परेचर की जब भी हम बात करेंगे तो टेम्परेचर के रिलेटेड जैसे ही हम बात करते हैं तो हमको ये एक चीज़ पता चलेगी कि टेम्परेचर के रिलेटेड कोई भी फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं तो दो चीज़ आती है. कौन कौन सी आती है? एक तो हमको आता है जब टेम्परेचर यानी हीट जो होती है वो रिलीज होती है.
हीट जब रिलीज होती है तो वो प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और जब हीट एब्जॉर्ब्स होती है तो इसको एंडोथर्मिक बोलते हैं। ठीक है, अब जाते हैं हम कौन सी साइड जाते हैं? पहले जाते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस की तरफ। कहाँ पे जाते हैं? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और दूसरा आता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चलो, ये टेम्परेचर कैसे यू कैन से इफेक्ट करेगा सॉल्युबिलिटी को? टेम्परेचर से क्या होगा कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट हमको देखना है। ठीक है, तो टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट देखने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस में हमको पता है कि हीट क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्स होती है। क्या होती है? हीट एब्जॉर्ब्स होती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट क्या होती है? हीट रिलीज होती है। जब हीट एब्जॉर्ब्स होगी तब टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कोई भी रिएक्शन में बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी उसकी क्या होगी? बढ़ेगी। वो चाय पत्ती वाला एग्जांपल ध्यान में रखने का। चाय पत्ती और जब मिल्क आप लोगे तो चाय पत्ती और मिल्क दोनों मिक्स करोगे तो आपको जब तक हीट नहीं दोगे तब सॉल्युबिलिटी नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब होगी यानी हीट जनरेट होगी और टेम्परेचर बढ़ेगा तब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और यहाँ पे हीट रिलीज हुई यानी टेम्परेचर क्या हुआ? डाउन गया। टेम्परेचर डाउन गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हुई? इंक्रीज हुई। वेरी सिंपल। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी ना, गलत कर दिया मैंने। टेम्परेचर गया तो सॉल्युबिलिटी कम, टेम्परेचर बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज। ठीक है, इट्स वेरी इजी। नाउ हमको पता है कि जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है तो डेल्टा सॉल्यूशन का जो एंथैल्पी होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ये ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हुआ है। और जब एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है सो डेल्टा सॉल्यूशन आयस जो होता है वो क्या होता है? लेस देन 0 होता है। ठीक है, सो बाय दिस टेम्परेचर इज वेरी मच इफेक्टिबल एंड वेरी मच अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब थर्ड फिनोमिना कौन सा था? याद करो, प्रेशर। कौन सा था थर्ड फिनोमिना? प्रेशर। तो अगर प्रेशर के रिलेटेड बात करें एज पर योर टेक्स्ट बुक एंड टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू, तो प्रेशर डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी। प्रेशर डज नॉट हैव significant effect on solubility। प्रेशर इतना सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट नहीं करता। सो जो दो फैक्टर्स थे वो इम्पोर्टेंट था, ये तीसरा प्रेशर वाला जो है वो इतना इफेक्ट करता नहीं है। सो यहाँ पे आपका जो टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, अगर पूछा जाता है तो ये 3 फैक्टर्स आपको बड़े तौर पे समझाने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो जाते हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। लेट्स डू इट। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। देखना इसके आगे वाला टॉपिक कौन सा था? देखो, सारे टॉपिक्स को मर्ज करते जाना वरना एक का दूसरे में चला जाएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। हमने क्या मिक्स किया था? सॉलिड को लिक्विड में मिक्स किया था। अब हम किसको मिक्स करेंगे? गैस को लिक्विड में मिक्स करेंगे। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये आपको पता है कि कौन कौन से मेजर इफेक्ट्स यहाँ पे होते हैं। गैस को हमको लिक्विड में मिक्स करना है। अब हमको क्या करना है? गैस को लिक्विड में मिक्स करना है। तो फर्स्ट फैक्टर कौन सा आएगा? फर्स्ट फैक्टर विल बी द नेचर ऑफ द गैस। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फैक्टर। कौन सा फर्स्ट फैक्टर आएगा? नेचर ऑफ गैस।
क्यों नेचर ऑफ गैस इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस टाइप का गैस का नेचर होगा उस टाइप से सॉल्युबल ज्यादा होगा, ठीक है। सो जिस गैस की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उस गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सब गैस की रिएक्टिविटी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो जिस गैस का रिएक्टिविटी नेचर ज्यादा होगा उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। और जो गैस इजीली लिक्विफाइड हम कर सकते हैं, वो गैस इजीली लिक्विड में मिक्स हो जाएगा। और इजीली लिक्विफाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टीसी। याद करो 11th का आया 6 चैप्टर का, क्रिटिकल टेम्परेचर। कौन सा? क्रिटिकल टेम्परेचर, जो CO2 का हमने डिस्कस किया था ग्राफ से, आपको पता हो तो। सो क्रिटिकल टेम्परेचर, जिस गैस का ज़्यादा उतना वो लिक्विफिकेशन आप अच्छे से कर सकते हो। जितना क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा उतना आप यू कैन से लिक्विफिकेशन ज़्यादा कर सकते हो। अब हम आगे जाते हैं तो उसके रिलेटेड हमको पता चलेगा कि प्रेशर भी यहाँ पे बहुत मेजर रोल जनरेट करेगा। कौन सा रोल जनरेट करेगा? जब सॉल्युबिलिटी ऑफ, क्या हमने डिस्कस किया था, गैस की जगह सॉलिड था इन लिक्विड, तो प्रेशर नहीं कुछ इतना इफेक्ट करता था। लेकिन गैस तो बना ही प्रेशर से होता है। बलून का हमको पता है, या कहीं पे आप भी देखो तो गैस इज अ प्रेशर क्वांटिटी। गैस के रिलेटेड प्रेशर ही जनरेट होता है, ठीक है। कभी कभी जो गुब्बारा फूट जाता है उसमें अंदर ज़्यादा हवा आप डाल दोगे, हवा का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गुब्बारा फूट जाएगा, ठीक है। सो प्रेशर विल इफेक्ट वेरी मच, ठीक है। और हमको जो कोक बोतल का भी आपको पता है, कोक बोतल में पता है आपको कि कोक वाली बोतल होती है, उसके अंदर लिक्विड के साथ CO2 जनरेट हुआ होता है, CO2 होता है, तो CO2 लिक्विड के साथ बाहर आता है, ठीक है। सो दैट थिंग ऑल्सो यू गाइज हैव नोन वेरी नाइसली। सो प्रेशर कैसे यहाँ पे इफेक्ट करेगा उसके रिलेटेड हमको बताना है। तो वो बताने के लिए हेनरीज लॉ विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा लॉ आएगा? हेनरीज लॉ। आज हेनरीज लॉ के लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये हेनरी लॉ लास्ट 15 बोर्ड की जितनी भी एग्ज़ाम हुई उसमें से 7 to 8 बार पूछा गया है क्वेश्चन। हेनरीज लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप अच्छे से उसको ध्यान में रखना। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन गैस इन लिक्विड, कि प्रेशर का इंपॉर्टेंस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में क्या है, उसमें भी आपको क्या लिखना है? हेनरीज लॉ ही लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। चलो लेट्स गो अहेड। हेनरीज क्या बताता था? हेनरी लॉ स्टेट दैट द लॉ स्टेट्स दैट the solubility of gas in a liquid medium is directly proportional to the pressure of gas, यानी क्या हुआ? द लो स्टेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, जो गैस जितना सॉल्यूबल होगा, दैट मास इज एम इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। ये हेनरी ने बोला हुआ स्टेटमेंट था, जहां एम इज द मास एंड पी इज द प्रेशर। लेकिन उस टाइम पे डाल्टन महाशय भी कुछ इसके रिलेटेड ही प्रैक्टिकल्स कर रहे थे। सो डाल्टन्स एक्सपेरिमेंट वहाँ पे बाहर आया और डाल्टन भैया ने बताया, क्या बताया डाल्टन ने? कि मोल फ्रैक्शन जो है, मोल फ्रैक्शन इज एक्स। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी सीन दैट मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से बताते हैं। सो मोल फ्रैक्शन एक्स
इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। और ये मोल फ्रैक्शन किसका? गैस का। सो यहाँ पे लिखो x इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एंड p इज नथिंग बट दी प्रेशर। तो डाल्टन ने क्या बताया? x इज प्रोपोर्शनल टू p। तो फिर हेनरी ने ले लिया ये स्टेटमेंट कि चलो x इज प्रोपोर्शनल टू p है, वो उससे ही हमारा आगे का काम चालू करता है। सो वापस वही इक्वेशन अपन ने लिखते हैं, कौन सा? कि x इज प्रोपोर्शनल टू p। अब प्रोपोर्शनलिटी काटोगे कांस्टेंट तो क्या आएगा? कांस्टेंट जनरेट होगा, दैट इज नथिंग बट द k डैश p। जैसे ही k डैश यहाँ पे आ जाएगा यानी x अपॉन 1 k डैश होगा इज इक्वल टू p। 1 अपॉन k डैश को हम किससे डिनोट करेंगे? kh से डिनोट करेंगे, तो क्या होगा? p होगा। सो p इज इक्वल टू x इंटू kh। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे kh का मीनिंग क्या होगा? हेनरीज कांस्टेंट। क्या आएगा? हेनरीज कांस्टेंट। kh का मतलब हेनरीज कांस्टेंट। नाउ लेट्स गो अहेड। आगे जैसे जाएंगे, आगे जैसे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे हमने जो इक्वेशन डाला हुआ है दैट इज नथिंग बट दी p इज इक्वल टू x इंटू के एच। चलो यहाँ तक हमको समझ में आता है। नाउ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अब बहुत इंपॉर्टेंट में ये सब कुछ हमको हेनरी लॉ में लिखना है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, द टेम्परेचर इज इन इंक्रीजिंग मोड। टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे kh की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। टेम्परेचर का वैल्यू जितना बढ़ता जाएगा उतनी kh की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये याद रखना कि kh की वैल्यू जो है, kh की जो वैल्यू है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। इसमें से एक मार्क के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना। kh का जो वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी है, और टेम्परेचर जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना kh बढ़ता जाएगा। तो ये आपको ध्यान में बड़े बड़े तौर पे याद रखना है, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कौन सा एग्जांपल लेता हूं? यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं कि भाई चलो एक मेरे पास CO2 गैस है। कौन सा गैस है? CO2 गैस। और दूसरा मेरे पास जो गैस है वो हीलियम है। कौन सा? हीलियम है। अब CO2 के रिलेटेड अगर मैं KH की बात करूं, CO2 के रिलेटेड अगर मैं KH की बात करूं तो वो है 1.67 किलो बार। और हीलियम के रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो उसकी KH की वैल्यू है 144.97 किलो बार। ऑन अ सेम टेम्परेचर ये सारा बात कर रहा हूँ। हाँ, ये दोनों का मैंने एक ही टेम्परेचर पे चेक किया तो मुझे ये पोजीशन मुझे मिलती है। तो एक मार्क का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी? जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा, जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा, एक 1.67 है और 1.44, उसकी सॉल्युबिलिटी कम, उसकी सॉल्युबिलिटी कम। क्यों कम? KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सॉल्युबिलिटी। यानी जहां जहां KH की वैल्यू ज़्यादा मिलती है उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। और एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अनदर एग्जांपल इज व्हाट? ऑक्सीजन का लेते हैं। ऑक्सीजन का क्या लेते हैं? ऑक्सीजन 293 केल्विन पे है। ऑक्सीजन क्या है? 293 केल्विन पे है। तब KH वैल्यू, KH की वैल्यू 34.86 बार है। KH की वैल्यू क्या है? 34.86 बार। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत बड़ा राज अभी पता चलने वाला है, ठीक है। तो अभी अच्छे से देखना। O2 का वैल्यू 293 केल्विन है तो KH का वैल्यू क्या मिलता है? 34.86 बार मिलता है। अब O2 ऑन 303 केल्विन, द KH वैल्यू इज नथिंग बट दी 46.82 किलो बार। यहाँ पे किलो बार आएगा। हाँ, अब देखो, जब ऑक्सीजन 293 यानी कितना ले सकते हो? 273 इज द 0 डिग्री सेल्सियस। तो 270 से ज़्यादा थोड़ा ही
18 डिग्री सेल्सियस तक ले सकते हो, ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि 20 डिग्री होगा ना, 273, यानी 20 डिग्री सेल्सियस पे KH की वैल्यू ये है। अब और बढ़ेगा, जितना जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना उतना KH का वैल्यू बढ़ रहा है। जितना KH का वैल्यू ज़्यादा उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी कम। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा KH का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी, और सॉल्युबिलिटी कम होगी तो वाटर के अंदर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो गया तो ऑक्सीजन मिक्स ही नहीं होगा। ऑक्सीजन मिक्स होना बंद हो जाएगा तो क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स आर नॉट सेफ इन हॉट वाटर। तो क्या होता है, कभी समर में टेम्परेचर तो अभी 40 डिग्री चला जाएगा, 42 हो जाएगा, तो O2 का सॉल्युबिलिटी फिर वाटर में मिक्स होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। बंद तो नहीं हो सकता लेकिन कम हो जाएगा। और जब भी ठंड होती है, जब टेम्परेचर कम होता है, तब KH की वैल्यू कम होती है, जिससे सॉल्युबिलिटी हमको क्या मिलती है? ज़्यादा मिलती है। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिक्स होगा, तो एक्वेटिक एनिमल्स को इजीली ऑक्सीजन अवेलेबल होगा। ये चीज़ आप बता सकते हो। तो 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्वेटिक एनिमल्स आर नॉट सेफ इन हॉट वाटर, तो आपको ये सारा समझाना है कि कैसे ये होता है, ठीक है। चलो अब जाते हैं उसके एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे। कहाँ पे जाते हैं? एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो लेट्स गो ऑन टू द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या देखते हैं? हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखते हैं। चलो, तो सबसे पहले तो हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन आएगा किस में? एरेटेड ड्रिंक्स जो होते हैं। एरेटेड ड्रिंक्स कौन कौन से? जैसे हमको पता है कि CO2 को हम डिसॉल्व करते हैं किसके अंदर? सोडा, फिर कोल्ड ड्रिंक्स, और ये सब में CO2 जो डिसॉल्व करते हैं उसके रिलेटेड हेनरीज लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज़ हम ले सकते हैं स्कूबा डाइविंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। स्कूबा डाइविंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि स्कूबा डाइविंग का जो टैंक होता है ना, जो पीछे बैक साइड पे टैंक होता है, तो वो टैंक के अंदर डाइल्यूट हीलियम 11.7%, 56.2% N2 एंड 32.1% ऑक्सीजन मिक्स करते हैं। सिर्फ अकेला ऑक्सीजन लेके बैग के पीछे लेके टैंक लेके नहीं स्कूबा डाइवर चला जाता। व्हाट इज द रीज़न? मैं आपको एक अच्छा सा वीडियो में भेजूंगा अभी, उसमें आप देखोगे तब आपको पता चलेगा। सो वन वीडियो आई विल पुट, मैं तुरंत ही ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा स्कूबा डाइविंग करके एक कैप्शन में एक वीडियो भेजूंगा, वो वीडियो देखना, जिससे आपको पता चलेगा कि स्कूबा डाइविंग में सिर्फ अकेला ऑक्सीजन नहीं चलता, हीलियम, नाइट्रोजन सब गैसेस जरूरी है, ठीक है। तो मैं एक वीडियो भेजूंगा, उससे आपको पता चलेगा। लेकिन ये टैंक में जो ये प्रपोजल लेना पड़ता है वो हेनरी के लॉ के हिसाब से लेना पड़ता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द हेनरीज लॉ, ठीक है। और तीसरा एप्लीकेशन कौन सा आएगा? तीसरा एप्लीकेशन जो आएगा वो आएगा एट हाई अल्टीट्यूड। कैसे हाई अल्टीट्यूड पे हेनरीज लॉ का इंपॉर्टेंस है, चलो वो पहले देखते हैं। हाई अल्टीट्यूड्स अगर हम बात करें तो हम जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? आबू घूमने जाते हो ना, तो आबू घूमने जाते हो तो आबू में गुरु शिखर है, पता है ना? गुरु शिखर सब गए होंगे, बहुत ऊपर है, हाइट पे है ना। चलो, तो गुरु शिखर पे क्या होता है कि वेरी हाई, हाइट इज वेरी हाई। अब जैसे ऊपर जाते जाओगे ऑक्सीजन का प्रेशर क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। गुरु शिखर पे एकदम हाइट पे जाओगे तो ऑक्सीजन का प्रेशर जो हम
नॉर्मल जगह पे होते हैं उससे कम होता जाता है, जिसकी वजह से रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट जो ऑक्सीजन का सप्लाई ब्रेन को मिलना चाहिए वो ढंग से नहीं मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से ऑक्सीजन का ब्रेन को सप्लाई कम हो जाता है. सो ब्रेन कांट थिंक प्रॉपरली. तो हमारा जो ब्रेन है वो अच्छे से थिंक नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से कैसे डिसीज होता है पता है, जब ब्रेन अच्छे से थिंक नहीं कर पाता है जिसकी वजह से एनोक्सिया टाइप के डिसीज होने के चांसेस है. ठीक है, तो उसमें भी हाई अल्टीट्यूड्स पे जो प्रेशर मेंटेन करने के जो रीजंस है उसमें भी हेनरीज लॉ का इम्पोर्टेंस है. सो बड़े बड़े दौर पे अगर मैं बात करूं तो 3 जगह उसके एप्लीकेशन है. कहाँ पे, एक तो एरेटेड में, स्कूबा डाइविंग में, ये वीडियो में अभी पुट कर रहा हूँ, और तीसरा हाई अल्टीट्यूड्स पे. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हेनरीज लॉ, उसके एप्लीकेशन पूछे जाते हैं तो आपको अच्छे से करने हैं. ठीक है, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पार्ट 2. मैं इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपको अभी भेजूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है, एंड आई विल ऑल्सो पुट द सॉल्यूशन ऑफ सेम. चलो, थैंक यू, गुड बाय गाइस.